साथियों नमस्कार, मैं हूं दलवीर सजवान और एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का डेडिकेशन हब के इस ऑनलाइन सेशन में। तो दोस्तों कल हमने उत्तराखंड ऐतिहासिक काल का भाग 1 शुरू किया था और कुनिंद राजवंश से संबंधित जितने भी फैक्ट थे उन सभी को हमने यहाँ पर क्लियर किया था। तो आज के इस वीडियो सेशन में हम जानेंगे कि कुनिंद राजवंश के समकालीन और कुनिंद राजवंश के बाद उत्तराखंड की क्या स्थिति थी और कौन कौन से राजवंशों का उदय उत्तराखंड में हुआ। तो दोस्तों वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है यार, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और चैनल पर नया आ रहे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों कुनिंदों के समकालीन उत्तराखंड की स्थिति को हम समझ लेते हैं। कल मैंने आपको बताया था कि उत्तरवर्ती जो कुनिंद काल था ये चला था आपका 200 ईसा पूर्व से और 300 ईस्वी तक तो यहाँ तक चला था। तो इस बीच में भारत में कौन कौन से वंशों का उदय हुआ और कौन कौन सी जातियों ने भारत में प्रवेश किया, इसके बारे में भी हमें थोड़ा जानकारी होनी चाहिए। तो दोस्तों इंडियन हिस्ट्री को पढ़ने वाले छात्र जानते हैं कि 200 ईसा पूर्व से और 300 ईस्वी तक भारत में मौर्यों का उदय और मौर्यों का पतन हुआ। उसके बाद कई जातियों ने भारत में प्रवेश किया, जिसमें सबसे पहले जाति थी हिंदू यूनानी। उसके बाद प्रवेश किया शकों ने और उसके बाद जो प्रवेश किया वो यूची जनजाति ने किया और यूची जनजाति के लोग ही जब यहाँ पर शासन करने लग गए तब ये कहलाए कुषाण, जिसमें सबसे पहले कुजलकर्ट फिसेस था, उसके बाद बिम्बकर्ट फिसेस और उसके बाद शासन किया कुषाण वंश के सबसे शक्तिशाली शासक कनिष्क ने और जो अंतिम शासक था वो हुविस्क था। तो इस तरीके से आपने पढ़ा होगा। और कुषाण काल से और जब तक गुप्त काल शुरू नहीं हो जाता तो इस बीच की जानकारी हमें दोस्तों प्राप्त नहीं हो पाती है। तो इतिहासकार B.A. स्मिथ ने इसके बारे में एक कथन भी कहा था कि कुषाण और गुप्त राजवंश के बीच का जो अंतर है वो भारतीय इतिहास का अंधकार का युग है। तो इस तरीके से स्टेटमेंट दिया था B.A. स्मिथ ने। तो अब हम उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य से समझ लेते हैं कि इन जाति और इन राजवंशों का भारत में क्या क्या प्रभाव पड़ा। तो दोस्तों कल मैंने आपको बताया था कि ये वाला जो क्षेत्र था आपका, यहाँ पर कुनिंद राजवंश शासन कर रहा था। इसके अलावा कौन कौन से राजवंश कुनिंद के समकालीन यहाँ पर शासन कर रहे थे। तो दोस्तों यहाँ पर पूरा ये वाला जो ऊपर वाला क्षेत्र है यहाँ पर पूरा फैल रखा था कुषाण राजवंश। अब कुषाण राजवंश की राजधानी पेशावर थी और जो इनका सबसे महान शासक था वो कौन था आपका, वो था आपका कनिष्क। तो दोस्तों कुषाणों का भी उत्तराखंड में कहीं कहीं पर मुद्राएं प्राप्त हुई है, जिनमें से मुख्य रूप से अगर मैं बात करूं तो वीरभद्र हो गया, मोरध्वज हो गया, गोविषाण हो गया और मुनिकीरेती हो गया। यहाँ क्षेत्रों से उत्तराखंड में कुषाणकालीन सिक्के प्राप्त हुए हैं, जिससे पता लगता है कि कुषाणों का हस्तक्षेप उत्तराखंड में भी था। अब इसी दौरान एक राजवंश और था जो पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के क्षेत्र में फैल रखा था, ये था आपका यौधेय राजवंश। अब दोस्तों इतिहासकार बताते हैं कि इन्हीं यौधेय राजवंशों के द्वारा उत्तराखंड से कुषाणों की संपूर्ण स्थिति को समाप्त किया गया था और इसके प्रमाण हमें उत्तराखंड से यौधेय राजवंश के सिक्कों से प्राप्त होता है। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे कि कुनिंद राजवंश के समय उत्तराखंड में और किन राजवंशों का हस्तक्षेप था। इनमें से जो सबसे पहला हस्तक्षेप था वो था आपका कुषाणों का और दूसरा जो हस्तक्षेप था वो किसका था, वो था आपका यौधेयों का। तो चलिए अब हम इनकी डिटेल ले लेते हैं। तो दोस्तों डिटेल में हम सबसे पहले बात कर लेते हैं कुषाण राजवंश की और कुषाण काल की। तो दोस्तों जो आपका कुषाण राजवंश है ये इंडियन हिस्ट्री में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है, क्योंकि कुषाण काल में बहुत सारे कार्य ऐसे हुए हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपसे बार बार पूछे जाते हैं। जैसे चतुर्थ बौद्ध संगीति भी इन कुषाण काल में ही हुई थी और कहाँ पर हुई थी, कुंडलवन कश्मीर में हुई थी, अध्यक्ष वसुमित्र थे। और इसके साथ साथ जो कुषाण काल का सबसे महान शासक था जिसका नाम था कनिष्क, उसके दरबारी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। उसमें चरक हो गया, वसुमित्र हो गया, अश्वघोष हो गया, नागार्जुन हो गया। तो ये सारे दरबारी भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसके अलावा कुषाणों की दो शैलियाँ भी बहुत ज़्यादा प्रचलित थी, एक थी गांधार कला शैली, एक थी मथुरा कला शैली, वो भी ज़्यादा प्रचलित थी। तो अभी हम उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य से समझ लेते हैं कि कुषाणों का उत्तराखंड में किस प्रकार से हस्तक्षेप था। तो दोस्तों कुषाण कुनिंदों के समकालीन थे, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, और कुषाणों के उत्तराखंड से संबंधित होने के प्रमाण यहाँ से प्राप्त कुषाण मुद्राएं हैं। अभी मैंने आपको बताया था जो कहाँ कहाँ से प्राप्त हुई है दोस्तों। तो ये जो प्राप्त हुई है ये है वीरभद्र से, वीरभद्र प्राचीन नाम था ऋषिकेश का, मोरध्वज, मोरध्वज प्राचीन नाम था कोटद्वार का, गोविषाण, गोविषाण प्राचीन नाम था काशीपुर का और मुनिकीरेती से प्राप्त हुए हैं। तो इन सभी क्षेत्रों से कुषाणकालीन मुद्राएं प्राप्त हुई है। तो दोस्तों अब हम कुषाणकालीन मुद्राएं भी देख लेते हैं जो उत्तराखंड से हमें प्राप्त हुई हैं। तो ये है आपकी कुषाणकालीन मुद्राएं। इसका जो फ्रंट है वो ये है और जो बैक है वो ये है। तो ये सोने के सिक्के थे दोस्तों और सबसे शुद्ध सोने के सिक्के कुषाणों के द्वारा ही चलाए गए थे। और जो ये सिक्का है दोस्तों ये आपको कनिष्क का सिक्का दिख रहा है, जिसमें भगवान बुद्ध की प्रतिमा लगी हुई है और पाली भाषा और ब्राह्मी लिपि में कुछ लिखा हुआ भी है और सामने से कनिष्क का चित्र आपको दिख रहा है। तो इस तरीके से बहुत सारी मुद्राएं यहाँ से प्राप्त हुई हैं। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट राजवंश की तरफ।
तो दोस्तों नेक्स्ट राजवंश जो कुनिंदों के समकालीन था वो था आपका यौधेय राजवंश। अब मैंने दोस्तों अभी आपको मैप के माध्यम से समझाया था कि यौधेय राजवंश मूल रूप से राजस्थान व हरियाणा वाले क्षेत्र में विस्तारित था और उत्तराखंड में कुषाणों को कुचलने की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी यौधेय राजवंश के शासकों ने। तो दोस्तों इसके अलावा हम जान लेते हैं कि यौधेय राजवंश के प्रमाण हमें किस रूप में यहाँ से प्राप्त होते हैं। तो इनकी मुद्राएं जो जौनसार भाबर क्षेत्र और कालो के डांडा यानी कि लैंसडाउन से प्राप्त हुई हैं। तो दोस्तों उन मुद्राओं की तर्ज पर ही उत्तराखंड के कुछ क्षेत्रों में इनके शासन के प्रमाण हमें मिलते हैं। तो अब हम यौधेय राजवंश की मुद्राएं देख लेते हैं जो हमें उत्तराखंड के क्षेत्रों से प्राप्त हुई है। तो यह है आपकी यौधेय राजवंश की मुद्रा। तो दोस्तों आप इसको थोड़ा देख लेंगे कि यह है आपकी यौधेय राजवंश की मुद्रा जो हमें उत्तराखंड से प्राप्त हुई है। तो दोस्तों इसके अलावा इस राजवंश से संबंधित कुछ अदर फैक्ट भी जान लेते हैं कि इन्हीं के शासक सीलवर्मन जो गोत्रीय वंश से संबंधित था ने बाड़वाला यज्ञ वेदिका का निर्माण करवाया था। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बाड़वाला यज्ञ वेदिका एग्जाम में पूछा भी जाता है कि बाड़वाला यज्ञ वेदिका का निर्माण किसने करवाया था। तो सीलवर्मन ने करवाया था जो यमुना तट पर कालसी में स्थित है। तो इंपॉर्टेंट है कि बाड़वाला यज्ञ वेदिका कहाँ स्थित है, तो यमुना तट कालसी में स्थित है। और किसने इसका निर्माण करवाया था, तो सीलवर्मन ने करवाया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। और यहीं पर सीलवर्मन द्वारा अश्वमेध यज्ञ भी करवाया गया था। इंपॉर्टेंट है अश्वमेध यज्ञ। तो दोस्तों अश्वमेध यज्ञ में राजा द्वारा एक घोड़ा छोड़ा जाता था और जहां जहां वो घोड़ा विचरण करता था तो वो टेरिटरी किसकी हो जाती, उस राजा की हो जाती। और अगर कोई दूसरा राजा उस घोड़े को पकड़ लेता था तो उसको चुनौती समझी जाती थी दूसरे राजा के द्वारा। तो इस तरीके से आपने आजकल रामायण धारावाहिक भी देखी होगी। रामायण धारावाहिक में राम का जो घोड़ा था अश्वमेध यज्ञ का, उसको किसने पकड़ा था, लव कुश ने पकड़ा था। तो वहां पर क्या हो जाता है, एक भयानक युद्ध हो जाता है। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं छोटी छोटी चीज़ों को। अब इसके बाद दोस्तों हम कुनिंदों के बाद उत्तराखंड की स्थिति शुरू कर लेते हैं, क्योंकि भारत में भी एक नए राजवंश का उदय हो गया है 240 ईस्वी में, जिस राजवंश का नाम था गुप्त राजवंश। तो गुप्त राजवंश और गुप्तोत्तर काल के बाद उत्तराखंड की क्या स्थिति थी, इसके बारे में भी हम चर्चा कर लेते हैं। तो दोस्तों जिस समय पूरे भारत में गुप्त राजवंश का शासन चल रहा था उस समय उत्तराखंड की क्या स्थिति थी और गुप्तोत्तर काल के बाद उत्तराखंड की क्या स्थिति हुई, तो इसको भी हम समझ लेते हैं। तो दोस्तों भारत में चल रहा था गुप्त राजवंश का शासन। तो उस समय गुप्तों के लिए यहाँ पर टैक्स कलेक्शन का कार्य करते थे कर्तृपुर राजवंश के शासक। तो कर्तृपुर राजवंश जो आपका हिमाचल, उत्तराखंड और रोहेलखंड वाले क्षेत्र में फैल रखा था। तो ये जो पूरी टेरिटरी है ये कहलाती थी आपकी कर्तृपुर राजवंश। और कर्तृपुर राजवंश के जो शासक थे, ये एक तरीके से इनको आप शासक भी नहीं कह सकते हो, ये एक तरीके से सामंत थे जो टैक्स कलेक्शन किया करते थे। किसके लिए, तो गुप्तों के लिए। तो गुप्तों को ये टैक्स भेजा करते, ये पूरी तरीके से रहमो करम पर निर्भर थे, किसके, गुप्तों के। और दोस्तों इसके प्रमाण हमें मिलते हैं प्रयाग प्रशस्ति लेख जो आपका है समुद्रगुप्त से संबंधित। तो इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि कर्तृपुर राजवंश से संबंधित हमें जितनी भी जानकारी है वो कहाँ से प्राप्त होती है, तो प्रयाग प्रशस्ति लेख से होती है, जो किसका है, वो समुद्रगुप्त का है। इसके बाद जैसे ही गुप्तों का अंत हुआ 6वीं सदी के आसपास, तो उसके बाद यहाँ पर एक नए राजवंश की उत्पत्ति होती है नाग राजवंश के नाम से। तो नाग राजवंशों के द्वारा कर्तृपुर राजवंश पर अटैक किया जाता है और कर्तृपुर राजवंश को समाप्त किया जाता है। तो कर्तृपुर राजवंश जो ये था उस पर अटैक किसने कर लिया, तो नाग राजवंश ने अटैक कर लिया। तो नागवंश के शासकों के द्वारा कर्तृपुर राजवंश को यहाँ पर समाप्त किया जाता है और एक नए वंश की उत्पत्ति यहाँ पर की जाती है। और नागवंश के राजाओं के उत्तराखंड में शासन करने के प्रमाण हमें गोपेश्वर के त्रिशूल लेख से प्राप्त होते हैं, जो 6वीं सदी का गणपति नाग से संबंधित है। नाग राजवंश में सबसे ज्यादा शक्तिशाली शासक गणपति नाग ही था दोस्तों। इसके द्वारा यहाँ पर एक छोटा सा वंश था जिस वंश का नाम था यदुवंश। ये जौनसार भाबर क्षेत्र में था यदुवंश। तो यदुवंश को समाप्त करने का जो श्रेय जाता है वो नाग राजवंश को ही जाता है। इसके बाद दोस्तों नागवंश ने यहाँ पर कुछ समय तक शासन किया और उसके बाद कन्नौज के मौखरियों के द्वारा उत्तराखंड पर अटैक कर लिया जाता है और नागवंश को उत्तराखंड से समाप्त कर लिया जाता है। तो दोस्तों इस तरीके से आप देख सकते हैं गुप्त और गुप्तोत्तर काल में उत्तराखंड की स्थिति को। तो दोस्तों इसके बाद जो मौखरी वंश का शासक था जिसका नाम था ग्रहवर्मा। तो ग्रहवर्मा की बहन की शादी होती है किसके साथ, हर्षवर्धन के साथ। तो इस समय पूरे भारत में गुप्तों के बाद वर्धन वंश का शासन चल रहा है। तो वर्धन वंश में हर्षवर्धन शासन कर रहा है और हर्षवर्धन की शादी किसके साथ हुई है, ग्रहवर्मा की बहन के साथ हुई है। तो एक तरीके से जो उत्तराखंड जो टेरिटरी है ये किसका ससुराल बन गया, हर्षवर्धन का ससुराल बन गया। और ग्रहवर्मा की हत्या होने के बाद ये संपूर्ण क्षेत्र किसके अधिकार क्षेत्र में आ जाता है, तो हर्षवर्धन के अधिकार क्षेत्र में आ जाता है। तो इसके बाद शुरू हो जाता है हर्षकाल। तो दोस्तों हर्षकाल को हम नेक्स्ट वीडियो सेशन में समझेंगे। पहले हम इन वंशों की डिटेल में जानकारी ले लेते हैं। तो दोस्तों पहला राजवंश था आपका कर्तृपुर राज्य। इस राज्य का विस्तार उत्तराखंड, हिमाचल और रोहेलखंड में स्थित था, जैसे कि मैंने अभी आपको मैप के माध्यम से भी समझाया।
और समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्त लेख से ज्ञात होता है कि यह राजवंश गुप्तों के अधीन था। तो समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्त लेख आपके सामने है दोस्तों। तो इससे ज्ञात होता है कि यहाँ पर कर्तृपुर राजवंश का शासन हुआ करता था। इसके बाद दोस्तों जो नेक्स्ट वंश था आपका, ये था आपका नागवंश। तो इम्पॉर्टेंट है दोस्तों नागवंश। तो 6वीं सदी में गुप्तों के पतन के बाद, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि 6वीं सदी में गुप्तों का पतन हो गया था और उसके बाद कर्तृपुर राज्य पर नाग राजाओं का कब्जा हो गया था। और नाग राजाओं की पुष्टि हमें गोपेश्वर के त्रिशूल लेख से प्राप्त होती है। अब गोपेश्वर का त्रिशूल लेख मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यह है आपका गोपेश्वर का त्रिशूल लेख, जो गोपेश्वर में रुद्र शिव मंदिर में स्थित है। अब इस लेख की विशेषता जान लेते हैं दोस्तों। तो इस लेख में 4 नाग राजाओं के नाम अंकित हैं। पहला है आपका स्कंदनाग, दूसरा है गणपति नाग, तीसरा है विभुनाग, चौथा है आसुनाग। अब इन राजाओं में जो सबसे शक्तिशाली शासक था वो है आपका गणपति नाग, जिसने यमुना घाटी में यदुओं का अस्तित्व मिटाया था। अब थोड़ा हम यदुओं के बारे में भी जानकारी ले लेते हैं कि यदु कौन थे। तो दोस्तों जो ये आपका यदुवंश था, इस यदुवंश का जो संस्थापक था वो था सेनवर्मन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों आपके लिए कि यदुवंश का संस्थापक कौन था। तो सेनवर्मन था। यदुवंशीय राजाओं की जानकारी हमें लाखामंडल स्थित राजकुमारी ईश्वरा के अभिलेख से प्राप्त होती है। अब थोड़ा राजकुमारी ईश्वरा के बारे में हम जान लेते हैं। तो दोस्तों राजकुमारी ईश्वरा भास्कर वर्मन की पुत्री थी और जिनका विवाह पंजाब के राजा चंद्रगुप्त के साथ हुआ था। और चंद्रगुप्त की अकस्मात मृत्यु होने के कारण राजकुमारी ईश्वरा ने वैराग्य धारण कर लिया और उसके बाद लाखामंडल में ही आ गई और लाखामंडल में शिव की उपासना करने लग गई। और इनके द्वारा यहाँ पर कई सारे मंदिरों और कई सारे लेखों का निर्माण भी करवाया गया। तो राजकुमारी ईश्वरा का अभिलेख जो यहाँ से हमें प्राप्त होता है, इसमें 11 पीढ़ी के 12 राजाओं के नाम अंकित है। और जिन यदु शासकों का जो शासन था वो यमुना के निकट जौनसर भाबर प्रदेश में फैला हुआ था और जिनकी राजधानी सिंहपुर थी। इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि यदुवंश के शासकों की राजधानी कहाँ थी। तो ये आपकी कहाँ थी, सिंहपुर थी। तो दोस्तों राजकुमारी ईश्वरा के बारे में मैंने आपको सारी जानकारी दे दी है कि भास्कर वर्मन की पुत्री थी और जालंधर पंजाब के राजकुमार चंद्रगुप्त की पत्नी थी और इस तरीके से चंद्रगुप्त की मृत्यु होने के पश्चात वैराग्य धारण करके लाखामंडल में ही बस गई थी। और इसके बाद दोस्तों हम जानकारी ले लेते हैं कन्नौज के मौखरी राजवंश के बारे में भी। तो उत्तराखंड में नाग राजवंश का दमन करने वाली जो शक्ति थी वो थी आपकी मौखरी राजवंश। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि उत्तराखंड में नाग राजवंश को समाप्त करने या फिर उनका दमन करने वाली जो शक्ति थी वो कौन थी, आपकी मौखरी राजवंश था। और दोस्तों इस राजवंश के उत्तराखंड में शासन करने के हमें बहुत सारे प्रमाण नहीं मिलते हैं। तो अभी मैंने आपको बताया था कि इस वंश का जो अंतिम शासक था ग्रहवर्मा, उसकी बहन का विवाह किसके साथ हुआ था, हर्षवर्धन के साथ हुआ था। तो एक तरीके से ये जो पूरा क्षेत्र था ये हर्षवर्धन का ससुराल वाला क्षेत्र था। और इसकी हत्या होने के पश्चात यह संपूर्ण क्षेत्र किसके अधीन आ जाता है, तो हर्ष के अधीन आ जाता है। और इसके बाद उत्तराखंड में शुरू हो जाता है हर्षकाल और हर्षकाल के बाद की स्थिति। तो दोस्तों आज के वीडियो सेशन में बस इतना ही। आज के वीडियो सेशन में आपने कंप्लीट जानकारी ली कुषाण, योधे, कर्तृपुर, नाग, यदु और मौखरी राजवंश के बारे में। अब नेक्स्ट वीडियो सेशन में हम जानकारी लेंगे हर्षकाल, हर्षकाल के बाद पौरव किस तरीके से अस्तित्व में आए और पौरवों के बाद कार्तिकेयपुर या कत्यूरी राजवंश कैसे अस्तित्व में आया और कैसे उनकी उत्तराखंड में समाप्ति हुई। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया हो यार तो आप इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए और अगर कोई फैक्ट गलत हो गया हो दोस्तों तो उसे कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन कीजिएगा। और चैनल पर नए आ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने वीडियो को अंत तक देखा।